Hello friends, how are you? I hope you all are fine. So, we have done 5 lectures of accounts, chapter number 1 and 2. In that 5 lectures, we have discussed so many topics, and now we are reaching to the one level that you can say that now you are coming to know about the accounts. अकाउंट्स क्या है वो आप धीरे धीरे आप जान रहे हो, ठीक है। जैसे अभी आपके दिमाग में ट्रांजैक्शन वाला, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, कैश क्रेडिट, अदर ट्रांजैक्शन वो प्रॉपरली शायद फिट हो गया होगा, क्योंकि मैंने हर एक लेक्चर में उसको बार बार रिवाइज करने की कोशिश की थी, राइट। सो हम लास्ट ड्यूल इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। कौन से बारे में? ड्यूल इफेक्ट। बिकॉज we follow the double entry system. Which system? Double entry. So which shows that each transaction having a two effects. मतलब हर एक ट्रांजेक्शन में आपको दो इफेक्ट देनी है, ठीक है। उसकी दो एंट्रीज होगी, राइट। तो हर एक ट्रांजेक्शन के आपको दो पार्ट्स करने पड़ेंगे, एंड वी हैव डन द सेम थिंग। वो हमने लास्ट लेक्चर में ट्राई भी किया, हर एक को दो पार्ट्स में डिवाइड करने की हमने कोशिश की। स्टिल आई एम टेकिंग मोर 2 or 3 एग्जांपल्स ओवर हियर। मैं थोड़े बहुत एग्जांपल्स ले रहा हूं यहां पे। गुड्स सोल्ड ऑफ ₹2000, 2000 रुपए के गुड सेल किए। तो पहले हम क्या डिसाइड करते थे कि वेदर इट इज इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। तो अब तो आपको ये पता चल गया होगा दैट इट इज अ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वेयर देयर आर टू पार्टीज एक्सचेंजिंग द गुड्स। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट द वेदर इट इज अ कैश और क्रेडिट। सो यू कैन से द नेम इज नॉट गिवन। ओके, नेम इज नॉट गिवन, सो इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन है। Okay, economic, and in that economic it is a cash transaction. If I try to get the two effects, so you can say that when you are selling the goods you get the cash, you receive the cash, so your cash balance will get increased। आपकी कैश बैलेंस इंक्रीज होगी यहाँ पे, राइट। तो ये एक इफेक्ट आपको कैश में दिखाई दे रहा है कि आपकी कैश की बैलेंस इंक्रीज हो रही है। सेकंड इफेक्ट क्या? आप गुड्स सेल कर रहे हो, तो आपका जो गुड्स है उसकी वैल्यू, मतलब उसका जो बैलेंस है, स्टॉक बैलेंस है, बिकॉज ऑफ सेल वो डिक्रीज होगा। गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, कैश कम्स इन द बिजनेस, राइट। तो यू कैन सी कि कैश है, कैश उसको आप असेट बोल सकते हो। असेट मतलब क्या? ऑन अ आइटम और ऑन अ प्रोडक्ट इन विच बिजनेस इज हैविंग द ओनरशिप। बिजनेस होल्ड द ओनरशिप। बिजनेस अगर उसका ओनरशिप होल्ड कर रहा है तो वो आइटम को, वो चीज बिजनेस की असेट हो जाती है। और ये गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ठीक है। यहां पे सिर्फ आप दो चीज ये देखो। I'll take another example। दूसरा एग्जाम्पल हम और एक लेते हैं यहां पे। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मॉलिक ₹1000। सो पहले डिसाइड करेंगे whether it is an economic or non-economic। तो if you will see it is economic transaction। Why? You are exchanging the goods, okay, two parties are there exchanging the goods, so it is economic। उसमें डिसाइड करना है कैश और क्रेडिट। नेम इज गिवन, what is economic, and name is given, cash word is not given, so it is a credit transaction, right। मतलब कि हमने गुड्स परचेज किए हैं लेकिन उसके पैसे नहीं दिए, मालिक को पैसे नहीं दिए, राइट। सो इसके अगर दो इफेक्ट्स निकालनी हो तो एक इफेक्ट्स बोल सकते हैं कि गुड्स परचेज किए,
वी हैव परचेज द गुड्स, राइट? जो स्टॉक बैलेंस है बिजनेस का, स्टॉक बैलेंस वो इंक्रीज होगा, राइट? एक इफेक्ट आएगा रिलेटेड टू गुड्स, गुड्स आ रहे हैं बिजनेस के अंदर। सेकेंड इफेक्ट क्या, तो क्या मौलिक है ये जो पर्सन, इसके को अभी हो गया पेएबल, मतलब कि ये अपना क्या हो गया क्रेडिटर। एक इफेक्ट जाएगा ये पर्सन को, किसको जा रहा है, पर्सन को इफेक्ट जा रहा है, क्यों, पेएबल हो गया, उसने क्रेडिट पे गुड्स दिया है, फ्यूचर में बिजनेस को, मालिक को पैसे देने हैं, राइट? तो पेएबल है, तो दो इफेक्ट आप देख रहे हो। I will take another example. Rent paid ₹1000 रुपीज का रेंट पे किया, मतलब जो हम गोडाउन यूज कर रहे हैं वो रेंट पे था, तो हमने गोडाउन 1 मंथ यूज किया, उसका 1 मंथ का रेंट पे किया 1000 रुपीज। वी हैव टेकन द सर्विस ऑफ द प्रॉपर्टी, हमने प्रॉपर्टी को रेंट पे यूज किया, उसका पे किया। दो पार्टी है, सर्विस एक्सचेंज हो रही है, राइट? एंड फॉर द बिजनेस पर्पज है, बिजनेस रिलेटेड है, तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन तो है, इट इज अ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। एंड पेड वर्ड सेज कि हमने कैश पे कर दिया है, सो इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। नाउ इफ आई आस्क यू फॉर द टू इफेक्ट्स, तो यू कैन से कि एक तो हमने कैश बैलेंस अपनी जो है वो कम हो जाएगी, क्यों, हमने उसको पैसे दिए, कैश मतलब अपनी एसेट, पैसे दिए मतलब अपनी बैलेंस कम हो गई। और ये रेंट नाम की सर्विस हमने ली है टू ऑपरेट आवर बिजनेस, हमें हमारे बिजनेस चलाने के लिए इसकी जरूरत थी, तो इसको हम बोल सकते हैं ये गुड्स नहीं है, ये कोई असेट नहीं है रेंट वाला, ये एक्सपेंडिचर है। और हर एक जगह पे व्हाट इज एक्सपेंस इनकर्ड, और आप खुद मानते हो कि आपको कोई भी एक्टिविटी करनी हो, कोई भी ऑपरेशन करना, मतलब कुछ एक्टिविटी करनी है, ट्रांजेक्शन्स करने हैं, तो अगर आप कोई चीज की हेल्प ले रहे हो तो वहां पे आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो वो आपका एक्सपेंस हो गया। बिजनेस तो यहाँ पे तो आपको प्रॉफिट अर्न करना, विदाउट एक्सपेंसिंग समथिंग, आप एक्सपेंस के बिना आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, राइट? तो ये है क्या हुआ, एक्सपेंस, राइट? I will take another example. Interest received from the investments ₹5,000। मतलब क्या हुआ, बिजनेस के पास थोड़ा बहुत फंड्स पड़ा हुआ था, ठीक है, पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट होंगे तो फंड्स था, तो बिजनेस ने क्या किया, बिजनेस ने मतलब कि ओनर ने, बिजनेस ने वो फंड्स को कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए। अब आप खुद ही सोचो, व्हेन यू इन्वेस्ट द मनी, आप जब इन्वेस्ट करो आप अगेंस्ट में क्या सोचते हो कि मुझे वहां से कुछ रिटर्न्स मिले, ठीक है, रिटर्न्स मतलब क्या, ब्याज मिले, इंटरेस्ट मिले। तो जो इन्वेस्टमेंट किया था वहां से बिजनेस को इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना मिला, 5,000 रुपीज। तो इकोनॉमिक तो है, इट इज अ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, राइट? वी आर गेटिंग द मनी, यू कैन मेजर इट इन टर्म्स ऑफ मनी, टू पार्टीज हैं, दूसरी जगह से पैसा आ रहा है, राइट? और इकोनॉमिक के अंदर ये कैश ट्रांजेक्शन, क्यों, वी आर रिसीविंग द मनी, वी हैव रिसीव्ड द मनी ऑलरेडी, राइट? इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। तो एक इफेक्ट तो आपकी ये होगी, आपकी कैश बैलेंस यहां पे इंक्रीज हो रही है, राइट? कैश बैलेंस इंक्रीज हो गई। सेकंड थिंग क्या है यहां पे, तो क्या सर ये इंटरेस्ट है, कोई गुड्स वुड्स नहीं है, कोई असेट वसेट नहीं है, कोई पर्सन भी नहीं है, ये इसको आप बोलोगे इनकम, हमें एक इनकम जनरेट हुई, क्या हुआ, इनकम रियलाइज हुई या फिर इनकम जनरेट हुई, इट इज अ सेकंड इफेक्ट, इनकम जनरेट हुई। ओके, समझ में आ रहा है आपको? सो अभी जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो आप खुद सोचिए, हम पूरे साल में बहुत सारा परचेस करेंगे, बार बार, मतलब आज परचेस किया, कल करेंगे, परसों करेंगे, परचेस होता रहेगा, फिर सेल भी करने वाले हैं, राइट? बहुत सारे हमारे एक्सपेंस भी होंगे, अलग अलग तरीके के, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस,
डेप्रिशिएशन, एडवर्टाइजमेंट, ऑफिस एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेल्स के रिलेटेड कमीशन के बहुत सारे एक्सपेंस होने वाले हैं। उसको मैंने एक जनरल नाम दे दिया एक्सपेंस। फिर कई बार हमें इनकम भी जनरेट होगी। फिर जब हम क्रेडिट पे बात कर रहे हैं, जब हम क्रेडिट परचेस कर रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे पेएबल्स भी होंगे और जरूरी नहीं है कि वहां पे एक ही जन हो। सपोज मैं 10 जगह से परचेस करता हूँ, तो पॉसिबल है कि वो 10 लोगों से मैं बार बार परचेस करता हूँ, कई बार कैश में, कई बार क्रेडिट में, तो वो 10 लोगों का मुझे अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। अकाउंट वर्ड बोला मैंने, अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा 10 लोगों का। द सेम पे मैं क्रेडिट पे सेल करता हूं, मेरे 50 कस्टमर्स हैं, फिक्स 50 कस्टमर्स हैं, 50 कस्टमर को मैं कैश क्रेडिट में पैसे देता हूं, तो उनके मुझे अकाउंट्स रखने पड़ेंगे, हर एक का अलग अलग होगा, अलग अलग दिन पे ट्रांजेक्शन किए होंगे, तो उनके बारे में भी मेरे पास डेटा होना चाहिए। फिर मैंने जो असेट्स लेके रखे हैं, तो उनके बारे में मेरे पास रिकॉर्ड्स होना चाहिए। असेट्स के बारे में मतलब लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर्स, इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारे हैं, तो उनका भी डेटा मेरे पास होना चाहिए। फिर मेरी जो लायबिलिटीज होगी, लायबिलिटीज, उसके बारे में भी डेटा होना चाहिए अपने पास। मतलब कि आप देख रहे हो कि मैंने जो बहुत सारे ग्रुप्स बना लिए, यहाँ पे ट्रांजेक्शन तो बहुत सारे उसके अंदर, लेकिन उसके ग्रुप्स बना लिए, ठीक है। तो आप ही सोचो, क्या आप सपोज जब आप मैं रिकॉर्ड करने की बात कर रहा हूं, तो आप इमेजिन करो कि सपोज दिस इज द 1 पेज ऑफ नोटबुक, और आप परचेज लिख रहे हो, सेल्स लिख रहे हो, एक्सपेंस लिख रहे हो, इनकम, ये सबको आपने एक ही पेज में लिख डाला। आप रोज ऐसे ही करते हो, सो इज इट अ मैनेजेबल? तो सब मैनेज कर पाओगे आप? क्योंकि आपने सब इकट्ठा कर लिया है, सबको एक जगह डाल दिया है। नहीं सर, दैट विल बी अ ब्लास्ट। आप मतलब कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको कोई डेटा नहीं मिलेगा। आप एक ही जगह पे परचेस, सेल, एक्सपेंस, इनकम, सब चीज, पेएबल, रिसीवेबल, सब कुछ एक चीज एक ही जगह पे लिख रहे हो। नो 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 नो, बिगेस्ट ब्लंडर हो जाएगा वहां पे। तो सर क्या करना चाहिए? आप कोई चाय वाला भी रहेगा ना, चाय वाला, ठीक है, कहीं पे भी आप चाय पीने जाओगे, तो वो देखना, वो चाय वाला अपने आसपास के 100-150 जो शॉप्स रहती, वहां पे वो चाय देता है, ठीक है। तो वो हमेशा क्या करते हैं ये लोग, वीक का 7 डेज में वो अपना हिसाब करते हैं, मतलब कि पैसे ले लेते हैं या सेटलमेंट करते हैं, या 15 दिन में करते हैं। तो देखना, उनके पास एक डायरी रहती है या फिर कोई भी एक पेज रहेगा, और हर एक में शॉप का नाम लिखा रहेगा। मतलब एक पेज में सारी शॉप की डिटेल्स नहीं है। अगर 100 कस्टमर्स हैं, 100 शॉप्स हैं, तो 100 के अलग अलग पेजेस होंगे, और डेली का डेट वाइज वो लिखेगा। भले अगर आज की डेट में 10 बार चाय पी है, तो 10 के 10 बार वो कितनी नंबर ऑफ टी गई है, उसके बारे में लिखेगा डेट के साथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब कि वो क्या बोलते पता है, खाते में लिख देना। खाता को इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स मतलब क्या? अकाउंट्स मतलब क्या कि अकाउंट्स मतलब कि आप उसका एक नाम दे दो, कि वो पर्सन का नाम दे दो, मतलब वो उसका खाता होगा अकाउंट। मतलब कि वहां पे उसी के रिलेटेड आप एंट्रीज लगाने वाले हो। मतलब वो एक शॉप का नाम लिखा, तो वो शॉप की एंट्री होगी, दूसरी शॉप की एंट्री वहां पे नहीं होगी। तो हमें भी, हम जब ये अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, हम आगे जो पढ़ने वाले अकाउंट्स की जब बात कर रहे हैं, तो हमें भी देखना पड़ेगा कि आप देख सकते हो कि हम परचेस कर रहे हैं, ठीक है, परचेस कर रहा हूं, तो मुझे परचेस का एक अलग से एक पेज या फिर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, जहां पे सिर्फ परचेस के बारे में होगा। सेल्स का अलग से एक मुझे बनाना पड़ेगा अकाउंट, जहां पे सिर्फ सेल्स की एंट्री मिलेगी, सेल्स के रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन्स दिखेंगे। एक्सपेंस, तो एक्सपेंस में भी, एक्सपेंस में तो आपको अलग अलग बनाने पड़ेंगे। मतलब कि जो एक्सपेंस रेगुलरली हो रहे हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग रेगुलरली हो रहे हैं, तो उसका अलग से आप अकाउंट बनाओ। फिर ऑफिस का अलग से बनाओ। तो थोड़े बहुत ऐसे ही मिससेलेनियस, मतलब कि सैलरी एक्सपेंस, उसका अलग से अकाउंट बनाओ। इनकम के बनाओ। फिर आप क्रेडिट परचेस में सपोज आपके जो 10 अलग अलग सप्लायर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, जिनको पेएबल है, तो वो 10 के 10 का अलग से बनाना पड़ेगा आपको। कोई बोलेगा सर परचेस का तो बना है। अरे भाई, परचेस के अंदर तो कैश क्रेडिट दोनों वाला आ जाएगा।
ठीक है, चलो आपने कैश परचेज का अलग से बनाया, क्रेडिट परचेज का अलग से बनाया, लेकिन क्रेडिट परचेज में आपको 10 नाम दिखेंगे ना, वो 10 को पैसे तो देने, तो आपको अलग से वो 10 नाम वालों का भी बनाना चाहिए, जिससे मालूम पड़े वो 10 के 10 का अलग से अकाउंट्स कि भाई किसको कितने पैसे देने, वरना परचेज में कैसे ढूंढते बैठोगे फिर। परचेज वाला आपको सिर्फ यही डेटा दे रहा है, यही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कितना परचेज किया, और वो जो 10 अलग अलग आप सप्लायर्स का बना रहे हो अकाउंट, वो आपको इंफॉर्मेशन ये देगा कि आपको किसको कितने देने, दोनों इंफॉर्मेशन अलग अलग है। परचेज ऑफ गुड्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है, पेएबल और ये जो क्रेडिट पेएबल्स बोल रहा हूं आपको, क्रेडिटर्स 10 अकाउंट्स, वो आपको पैसे कितने देने हैं पेएबल, उसकी इंफॉर्मेशन देगा। द सेम वे फॉर द सेल्स, अगर आपके 50 कस्टमर्स है तो उनके अलग अलग अकाउंट्स बनाओ, क्योंकि क्रेडिट पे सेल किया हुआ तो हर एक का अलग अलग होना चाहिए, राइट। द सेम वे असेट्स के बारे में आप अलग से डेटा मेंटेन करो, लायबिलिटीज के बारे में मेंटेन करो। तो मैं ये जब कब से ये अलग से बोल रहा हूं, उसको हम क्या बोलते हैं, हर एक का एक स्पेसिफिक अकाउंट रहेगा। क्या रहेगा, हर एक का एक स्पेसिफिक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। वो अकाउंट क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक दिमाग में आ गया अकाउंट मतलब क्या, कि एक स्पेसिफिक, अगर आपने जो नाम दिया है तो वो नाम में, नाम के हिसाब से जो रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे उसके रिलेटेड वो ही वो अकाउंट में मिलेगा। मतलब कि परचेस में सेल्स का डेटा नहीं मिलेगा और एक्सपेंसेस का मनी मिलेगा, सेल के अंदर परचेस का नहीं मिलेगा, पेएबल में रिसीवेबल वाला डेटा नहीं होगा, राइट। तो ये स्पेसिफिक अकाउंट्स बनाने हैं आपको। अभी यहां पे अकाउंट्स के भी 3 पार्ट करने हैं, मतलब मेजरली 3। एक पर्सनल काइंड ऑफ अकाउंट्स, दूसरा है रियल, तीसरा है आपका नॉमिनल। मेनली 3 क्लासिफिकेशन, आपके हर एक नाम ये 3 के अंदर आ जाएंगे। पर्सनल मतलब क्या, जब आप कोई भी पर्सन को टारगेट कर रहे हो, मतलब पर्सन की बात कर रहे हो, उसमें कोई बंदे का नाम भी आ गया, शॉप वाला भी आ गया, कंपनी भी आ गई, मतलब पर्सन, लिविंग पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों आ गए। तो जब उसके अकाउंट्स की बात कर रहे हो तो उसको हम कौन से ग्रुप में डालेंगे, पर्सनल वाले। जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम लिया मौलिक, ठीक है, मौलिक से परचेस किया, तो ये किस में आ जाएगा, पर्सनल में। समझ में आया आपको, मतलब कि सर ये क्रेडिट के टाइम पे आएगा, यस। जब जब आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वेन एवर यू आर डूइंग ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में आपको पर्सन का नेम लेना पड़ता है। तो उस टाइम पे आप वो नाम ले रहे हो, मतलब वो कोई शॉप का भी नाम हो सकता है, तो वो कौन से क्लासिफिकेशन में आ जाएगा, पर्सनल। तो सर रियल में क्या रहेगा, 2 चीजें, एक आपका गुड्स और दूसरी आपकी असेट्स। गुड्स एंड असेट्स वो किस में जाएगा, रियल में। मतलब गुड्स तो नॉर्मल जिसका बिजनेस करे वो गुड्स, असेट्स में हम सब चीज आएगी, कैश, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर्स, सर और जहां से पैसे लेने हो वो भी, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब क्या हो गए असेट। तो उसको कौन से अकाउंट्स बोलते हैं, रियल काइंड ऑफ अकाउंट्स। विच काइंड ऑफ अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट मतलब क्या, आपके असेट, बैंक बैलेंस, ओके। नॉमिनल किस में आएगा, नॉमिनल मतलब कि आपके जो एक्सपेंस और इनकम काइंड ऑफ अकाउंट्स है, एक्सपेंस और इनकम, उसको क्या बोलेंगे, नॉमिनल। उसको क्या बोलेंगे हम, नॉमिनल काइंड ऑफ अकाउंट्स, ओके। जैसे देखते हैं अभी जहां जहां पे हमने 2 इफेक्ट्स दी वहां पे हम क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कैश की बात की, कैश मतलब अपनी असेट हो, रियल काइंड ऑफ अकाउंट्स इफेक्ट हो रहा है। कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, रियल अकाउंट। गुड्स की बात कर रहा हूं तो भी रियल, मतलब देखो यहाँ पे दोनों में रियल अकाउंट है, लेकिन एक में बैलेंस इंक्रीज है और एक में डिक्रीज है। अभी यहाँ पे ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन था, तो गुड्स मेरे परचेज किए, स्टॉक इंक्रीज हुआ, तो रियल अकाउंट, गुड्स वाला मतलब रियल हो गया, रियल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और मौलिक नाम का पर्सन बिजनेस में आ रहा है, क्यों, क्योंकि उसको पैसे देने के बाकी है, तो मौलिक आया, पर्सन, पर्सनल अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। देन हम रेंट पे कर रहे थे तो कैश बैलेंस डिक्रीज हुई, असेट, असेट मतलब कि रियल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। और जब मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूं देन नॉमिनल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है।
मतलब कि सर रेंट, कमीशन, व्हाटएवर द एक्सपेंस, उसको क्या बोलेंगे? नॉमिनल काइंड ऑफ अकाउंट्स। इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं तो कैश बैलेंस मेरी इंक्रीज हो रही है, कैश मतलब असेट, तो रियल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। और इंटरेस्ट मेरी इनकम बोलते हैं उसको, तो इनकम है, दैट मीन्स कि नॉमिनल अकाउंट आपका इफेक्ट कर रहा है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमें क्लासिफिकेशन अकाउंट्स, मतलब कि आप मेरे सामने 100 अकाउंट्स के नाम लेके आ जाओ, कितने? 100 अकाउंट्स के, मैं उनको इन तीनों में क्लासिफाई कर दूंगा, तीनों के तीनों में, क्योंकि इसके अलावा फोर्थ कुछ नहीं आने वाला। ये इन तीनों के अंदर ही वो क्लासिफिकेशन हो जाएंगे इनके, क्योंकि ये इसके मेन ग्रुप्स हैं, उसके सब ग्रुप या सब हेडिंग्स बहुत सारी हो सकती है, लेकिन आपके जो टू इफेक्ट्स दे रहे हो, ठीक है, और टू इफेक्ट्स में आप जो नाम ले रहे हो, मतलब जो अकाउंट्स में डालना पड़ेगा, तो वो ये तीनों में ही रहेगा। ओके, तो पहले आप ये पढ़ लो, आपको ये पेज नंबर 32 में पर्सनल, रियल और नॉमिनल, पेज नंबर 32 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, यू विल गेट अबाउट दिस अकाउंट्स, उनके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, वो मैंने सब समराइज फॉर्म में आपको वैसे भी एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी आप वो पढ़ो, और वहां पे डाउट हो देन यू कैन आस्क मी। सो फ्रेंड्स, अभी हमने पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स की बात की, तो देखते हैं थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन आपको, पहले तो आपको ट्रांजैक्शन आपके सामने होगा, उसको डिसाइड करना है कि इकोनॉमिक है, नॉन इकोनॉमिक है, जो हमने बहुत सारे ट्रांजैक्शन में देख लिया। देन आपको डिसाइड करना है कैश, क्रेडिट और अदर आ जा रहा है, वो भी डिसाइड करना। फिर उसको ड्यूल इफेक्ट्स निकालने हैं, और जब आप ड्यूल इफेक्ट्स निकाल रहे हो उस टाइम पे वो ड्यूल इफेक्ट्स के बाद आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई ये कौन से टाइप का अकाउंट्स है, राइट। यहाँ पे थोड़े बहुत मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, लेट्स हैव अ लुक। जैसे भी आपको कोई बंदे का नाम है या फिर कोई भी शॉप का नाम है, जैसे कि स्टोर्स अकाउंट, ठीक है, मैं किसी भी स्टोर्स की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे कोई नेम होगा, तो दैट विल बी क्लासिफाइड एज अ पर्सनल अकाउंट। क्या हो जाएगा? वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ओके, फिर मैं कैश की बात कर रहा हूं, मैं मशीनरी की बात कर रहा हूं, मैं लैंड की बात कर रहा हूं, मैं फर्नीचर की बात कर रहा हूं, तो दिस ऑल आर माय असेट्स। और रियल मतलब क्या? रियल के अंदर दो चीज आएगी, एक गुड्स और दूसरे असेट्स। तो जब मैं गुड्स और असेट की बात कर रहा हूं, तो ये मेरी असेट्स है, तो ये सबको क्लासिफाई करेंगे हम रियल अकाउंट के अंदर। किसके अंदर हम क्लासिफाई करेंगे? रियल अकाउंट के अंदर। ओके, फिर मैं बात कर रहा हूं कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड। अभी कोई बोलेगा सर कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड क्या होता है? कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड मतलब क्या? जब आप इनवर्ड, पहले तो ये देख लेते हैं इनवर्ड, तो जब आप गुड्स परचेस कर रहे हो, व्हेन यू आर परचेसिंग द गुड्स, ठीक है, व्हेन यू आर परचेसिंग द गुड्स, उस टाइम पे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो आप पे कर रहे हो, क्या बोलते हैं, गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे लोडिंग अनलोडिंग के जो खर्चे होते हैं, मतलब ट्रक या कहीं पे माल चढ़ाना, फिर वहां से उतारना और अपने शॉप तक लेके आना, जो वैसे टाइप के जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसको कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। इनवर्ड के टाइम में गुड्स आ रहा है। आउटवर्ड मतलब जब आप सेल कर रहे हो, तो सामने वाली पार्टी के लिए अगर आप पैसे दे रहे हो, ठीक है, मतलब लोडिंग अनलोडिंग वही चीज है, तो सेल के टाइम पे भी आप ये ट्रांसपोर्टेशन काइंड ऑफ खर्चे कर रहे हो, लाइक आउटवर्ड, ठीक है, मजदूरी पे करो कैरेज के लिए, ठीक है, तो ये सब आपके क्या हो गए? एक्सपेंसेस। तो ये एक्सपेंसेस, क्योंकि नॉमिनल में क्या आएगा? इनकम वाले या फिर एक्सपेंस वाले, तो ये कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड जाएगा आपका नॉमिनल के अंदर। इन विच अकाउंट इट विल बी क्लासिफाइड एज अ नॉमिनल अकाउंट, राइट। अब बात आ रही है वेजेस, सैलरी, बैड डेट्स। तो वेजेस मतलब वो मजदूर से जो मजदूरी करवाई है उसको पैसे दे रहे हो, सैलरी मतलब जो अपना एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको सैलरी पे कर रहे हो, वो, तो ये सब तो एक्सपेंस हो गए बिजनेस के। बैड डेट, कोई बोलेगा सर बैड डेट नया बना है, बैड डेट मतलब क्या पता है? मैंने सामने वाले को गुड्स क्रेडिट पे सेल किए, ठीक है, गुड्स सेल किए क्रेडिट पे, मतलब अभी पैसे लेने रिसीवेबल है, अब वो बंदा नहीं दे रहा, मना कर दिया, अभी है ही नहीं मेरे पास पैसे, उसके पास पैसे है ही नहीं, मना ही कर दिया, मतलब मुझे बोल दिया उसने कि मैं भूल जाऊं, आई हैव टू फॉरगेट दैट मनी,
इसको बोलते हैं बैड डेट। ऐसे जो लॉसेस होते हैं बिजनेस के अंदर, लॉस हुआ ना, पैसे आने चाहिए थे, माल तो दे दिया उसको, गुड्स तो बेच दिया, वी हैव सोल्ड आउट द गुड्स, बट नाउ ही इज डिनाइंग टू पे द मनी, उसके पास है ही नहीं। ओके, तो उस टाइम पे ऐसे लॉस जो हमें भूलना पड़ेगा उसको क्या बोलते हैं, बैड डेट। तो ये भी काइंड ऑफ एक्सपेंस हो गया, राइट, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, एक्सपेंस काइंड ऑफ अकाउंट। ओके, फिर डेटर्स और क्रेडिटर्स। अभी मैंने बार बार बोला ना, डेटर कब होगा, जब हम गुड्स सेल कर रहे हैं क्रेडिट पे तो सामने वाले को डेटर बोलेंगे, जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे तो सामने वाला हो गया क्रेडिट। मतलब सामने वाला पर्सन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पर्सन की, दैट मींस पर्सनल अकाउंट। गुड्स सेल किया, क्रेडिट पे सेल किया, सामने वाले को क्रेडिट पे, पर्सनल अकाउंट। गुड्स परचेज किया, सामने वाले से पैसे देने हैं, पर्सनल अकाउंट। क्या बोलेंगे उसको, पर्सनल अकाउंट। फिर कोई भी बैंक, आपका कोई बैंक में अकाउंट है तो आप बैंक के बारे में बार बार बोलने वाले, तो वो बैंक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है, ठीक है, नेम आ रहा है उसका, दैट विल बी आल्सो क्लासिफाई एज अ पर्सनल अकाउंट। इसके तरफ कैसे क्लासिफाई करोगे उसको, पर्सनल अकाउंट में क्लासिफिकेशन होगा, राइट। उसके बाद है, कोई बोलेगा सर सेल और परचेज, सेल और परचेज किसका होता है, गुड्स का, तो सेल और परचेज भी किसमें क्लासिफाई होगा, रियल के अंदर। ओके, तो यहाँ पे आई ट्राई टू कवर सो मेनी नेम्स ओवर हियर, सो मेनी आइटम्स, ठीक है। आपके बुक के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 4 और 5 में ये लोगों ने क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, तो आप एक बार वो सारे के सारे क्लासिफिकेशन देख लो। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आ रहा है कि सर ये कैसे हुआ और ये वाला मुझे समझ में नहीं आया, तो आप मुझे पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल मूव फर्दर। ओके, तो ये वीडियो लेक्चर में यहां तक हम रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो अकाउंट्स का बेस है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, वो पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर शायद आखिरी होगा चैप्टर नंबर 2 का। तो ये आप अच्छे से ये वीडियो देख लेना, क्योंकि ये वाला अगर वीडियो नहीं देखा तो नेक्स्ट लेक्चर आपको समझ में नहीं आने वाला। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।